जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियो का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस है और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है उसको कवर कराया जा रहा है। देखेंगे वर्तमान में इस टेस्ट सीरीज के पार्ट 4 को अभी डिस्कस कराया जा रहा है। इसके पहले इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। पार्ट 4 के अंतर्गत इसमें हम अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को कवर करा रहे हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अगला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की सूची में है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है वो महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की सूची में आती है। तो इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, बी है कोचीन शिपयार्ड, सी है भारत पर्यटन विकास निगम और डी है कोल इंडिया लिमिटेड। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर कोल इंडिया लिमिटेड को देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो भारत में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की सूची में शामिल है। अगर इसको देखें तो यह जो है कि 1975 में यह अस्तित्व में आया तथा हम देख लेंगे 1 अप्रैल 2021 तक देखेंगे तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया था। अगर हम देखें तो यह भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के स्वामित्व में है। ये भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के स्वामित्व में है तथा इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय स्थित है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में हम देखेंगे सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को। तो इसको अगर देखें तो यह जो है कि महारत्न कंपनी के अंतर्गत ना होके ये मिनी रत्न कंपनी के तहत जो है सूचीबद्ध कोल इंडिया लिमिटेड की ही सहायक कंपनी है। तो देख लेंगे ये मिनी रत्न के अंतर्गत है। अगला हम कोचीन शिपयार्ड को देख लें तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो कोच्चि केरल में स्थित है। ये कोच्चि केरल में स्थित है तथा भारत में सबसे बड़ी जहाज निर्माण तथा रखरखाव सुविधा है। अगर कोचीन शिपयार्ड को देखें तो ये भी जो है कि मिनी रत्न कंपनी के तहत सूचीबद्ध है। अगर इसको हम देखें तो ये भी मिनी रत्न कंपनी के तहत सूचीबद्ध है। अगला हम देख लेंगे भारत पर्यटन विकास निगम। तो इसको देखेंगे तो यह जो है कि पर्यटन मंत्रालय के तहत एक खुदरा और शिक्षा कंपनी है। यह जो है पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। देखेंगे भारत पर्यटन विकास निगम, ये भी जो है कि मिनीरत्न कंपनी के तहत ही सूचीबद्ध है। ये भी मिनीरत्न कंपनी के तहत ही सूचीबद्ध है। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड को देखेंगे तो यह जो है कि भारत में महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की सूची में शामिल हो जाएगी। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार है। अब हम इसमें देख लेंगे ऑप्शन को कि इसमें से कौन सा आर्थिक अधिकार है। ए है संपत्ति का अधिकार, बी है अनुबंध का अधिकार, सी है शिक्षा का अधिकार और डी है
रोजगार का अधिकार। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अगर हम रोजगार के अधिकार को देखें तो वह जो है कि आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर आर्थिक अधिकार को देखें तो आर्थिक अधिकार जो है वो मानव अधिकारों का ही उल्लेख करते हैं, जिसमें हम रहते हैं तथा जो हमें जो है गरिमा से जीवन जीने तथा समाज में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा सामाजिक सुविधा, सामाजिक सुविधा देखेंगे ये सभी जो है कि मानव अधिकारों में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे सामाजिक सुविधा, आवास जैसे कि भोजन, पानी, स्वास्थ्य, ये सभी जो है कि मानव अधिकारों के अंतर्गत ही आ जाएंगे। और इसी में हम देख लेंगे एक और शिक्षा, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें रोजगार का अधिकार, तो ये अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में रोजगार का अधिकार कहाँ दिया हुआ है, तो देखेंगे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 है जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 41, उसके अंतर्गत जो है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी रुचि के क्षेत्र में काम करने और पैसा कमाने का अधिकार है, ये बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो बेरोजगारी, देख लेंगे आर्टिकल 41 में कहा गया है जो राज्य है वो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता में कार्य करने, शिक्षा पाने तथा सार्वजनिक सहायता पाने का प्रावधान करेगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे रोजगार का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 के अंतर्गत लिखा गया है। अब आर्टिकल 41 देख लेते हैं। तो देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है जो डीपीएसपी हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व वो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। और इसमें देखेंगे ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिए गए हैं, ये आर्टिकल 36 से 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है और इसमें हम देख लेंगे पहला कथन क्या कह रहा है। इसमें अभिकथन है ए कि भुगतान संतुलन व्यापार के संतुलन के विपरीत दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तुओं को लेता है और इसका कारण ये बता रहा है कि भुगतान संतुलन में शामिल है चालू और पूंजी खाता। अब इसमें देखेंगे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें ए है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है और डी देखेंगे ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो अभिकथन है वो सत्य है लेकिन इसका जो कारण आर दिया हुआ है वो असत्य है। इसको देख लेंगे, इसमें अभिकथन को देखेंगे तो इसमें अभिकथन दिया हुआ है कि भुगतान संतुलन व्यापार के संतुलन के विपरीत दृश्य और दृश्य दोनों वस्तुओं को लेता है। तो देखें तो व्यापार संतुलन जो है केवल उन लेन देन को ही ध्यान में रखता है जो निर्यात और आयात से उत्पन्न होते हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह पोत परिवहन जैसी प्रदान की गई सेवाओं का आदान प्रदान पर विचार नहीं करता है। उस प्रकार हम देख सकते हैं कि भुगतान संतुलन जो है वो दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तुओं के विनिमय को ध्यान में रखता है। तो इस प्रकार ये जो अभिकथन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब इसका कारण दिया है कि भुगतान संतुलन में शामिल है चालू और पूंजी खाता। तो देखेंगे भुगतान संतुलन का जो विवरण है वो एक राष्ट्र के अंतर्गत खाते में किए गए कुल आर्थिक लेन देन का जो सारांश है ये उसमें शामिल है। तो देख सकते हैं कि यह आमतौर पर अगर देखें तो 3 क्षेत्रों से बना होता है जिसमें कि चालू खाता, पूंजी खाता तथा इसके साथ साथ हम देख लेंगे तो वित्तीय खाता भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार देखेंगे चालू और पूंजी खाता इसके साथ साथ इसमें वित्तीय खाता भी शामिल है, इसलिए कारण आर इसमें जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
देख लेते हैं भुगतान संतुलन को कि अब भुगतान संतुलन क्या है। तो देखेंगे भुगतान संतुलन या बीओपी जो है वो एक निश्चित समय के दौरान एक विशेष देश तथा अन्य सभी देशों के बीच किए गए सभी लेन-देन का जो है एक सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार देख लेंगे ये भुगतान संतुलन है और इसमें जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा श्रम की विशेषता नहीं है? इसमें ये बताना है कौन सा इसमें श्रम की विशेषता नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए कहा गया है कि श्रम जो है वो नाशवान है। बी कहा गया है श्रम में गतिशीलता कम होती है। सी है श्रम की अतुलनीय आपूर्ति और डी है श्रम की लोचदार आपूर्ति में। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। अगर इस प्रश्न को देखें तो इसमें हम देखेंगे कि श्रम की विशेषता इसमें जो है कि दो ऑप्शन इसमें देख लेंगे यानी कि सी और डी ये दोनों जो हैं वो श्रम की विशेषता के अंतर्गत नहीं आएंगे। पहला ये कह रहा है कि श्रम की अतुलनीय आपूर्ति। तो हम देखेंगे कि कुशल मजदूरों को जो है कि एक दिन, एक सप्ताह या एक वर्ष में भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जो मजदूर हैं, मजदूर तो उत्पन्न किए जा सकते हैं लेकिन जो कुशल मजदूर हैं उनकी आपूर्ति इतनी जल्दी नहीं की जा सकती। तो ये एक हो जाएगा कि श्रम की अतुलनीय आपूर्ति और इसमें डी है कि श्रम की लोचदार आपूर्ति में। तो देखें तो श्रम की लोचदार आपूर्ति अर्थात मांग को पूरा करने के लिए इसे तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता है। जो भी श्रम है जिसे लेबर कहा जाता है इसे तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भारत में कुशल श्रमिकों की कमी है। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये दोनों जो है वो श्रम की विशेषता के अंतर्गत नहीं आएंगे। बाकी पहला दिया हुआ है कि इसमें श्रम नाशवान है। तो देखेंगे श्रम प्रकृति में नाशवान होता है अर्थात श्रम को जो है संग्रहित नहीं किया जा सकता है। और इसमें बी है कि श्रम में गतिशीलता कम होती है। तो देखेंगे श्रम में सौदेबाजी की जो है कि वो निर्बल शक्ति होती है क्योंकि इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता तथा यह बहुत अगर हम देखें तो बहुत गतिमान नहीं होती। तो इस प्रकार हम देख लेंगे गतिशील नहीं होती यानी कि गतिशीलता कम होती है। इसका अर्थ हम ऐसे भी समझ सकते हैं अर्थात मजदूर जो है वो एक के बाद एक जो कार्यस्थल है उस पर तुरंत गतिशील नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये दोनों जो है इसमें ये श्रम की विशेषता हो जाएगी तथा ये दोनों जो ऑप्शन है सी और डी ये श्रम की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसमें ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब इसमें देखेंगे सूची 1 में क्या दिया हुआ है। सूची 1 में जो है कि भारत सरकार की कुछ कल्याणकारी योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं तथा दूसरी तरफ जो है कि इनकी सामग्री अर्थात ये किससे संबंधित है ये बताया हुआ है। अब ये बताना है इनको जो है कि सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करना है तथा इसका सही उत्तर बताना है। इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले है ए नई रोशनी कार्यक्रम, बी है दिशा, सी है प्रधानमंत्री जनधन योजना और डी है स्वावलंबन योजना। अब इसको हम देख लेंगे। इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे नई रोशनी कार्यक्रम को। तो ये किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो यह जो है कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है यानी ए का इसमें एक ही हो जाएगा। ए का हो जाएगा पहला यानी जो नई रोशनी कार्यक्रम है वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। अभी पहले हम मिलान कर लेते हैं उसके बाद एक एक करके जो है इन योजनाओं को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। दूसरा है जो दिशा योजना। तो दिशा योजना ये किससे संबंधित है तो देख लेंगे। इसमें बी का हो जाएगा, बी का 4 इसका बी का जो मिलान सही हो जाएगा यानी ए का 1 बी का 4। उसी प्रकार हम देख लेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना को। तो ये वित्तीय समावेशन से संबंधित हो जाएगी और डी इसमें हम देख लेंगे स्वावलंबन योजना। तो ये नई पेंशन प्रणाली से संबंधित है। तो इस प्रकार हम इस कूट को देख लेंगे और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखेंगे ए का 1 बी का 4। केवल हम पहले का अगर हम 2 देख लें कि ए का 1 तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए में ए का 4 है
ऑप्शन बी में ए का 1 है, सी में हम देखेंगे ए का 2 सही है और डी में देखेंगे ए का 3 सही है। तो इस प्रकार हमें हमारा उत्तर मिल गया कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें नई रोशनी कार्यक्रम। तो देखेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए 2012-13 2012-13 में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व में जो है कि नई रोशनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। उसी प्रकार दिशा योजना को देखेंगे तो दिशा योजना का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत देखेंगे 0 से 10 वर्ष की आयु में विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशा केंद्र स्थापित करना है जो चिकित्सा प्रशिक्षण और परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे दिशा जो है वो आईटी प्रशिक्षण से संबंधित है। अब हम आगे जो है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को देख लेंगे। तो देखेंगे कि भारत सरकार का यह एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो भारतीय नागरिकों के लिए ही खुला है और जिसका उद्देश्य जो है वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड, बीमा, पेंशन इनके लिए सस्ती पहुंच जो लोग हैं उनके लिए सस्ती पहुंच प्रदान करना है। तो इस प्रकार ये हो गया प्रधानमंत्री जनधन योजना। और डी है स्वावलंबन योजना। तो देखें स्वावलंबन पेंशन योजना देखेंगे तो यह जो है कि नई पेंशन प्रणाली से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिगरेट निर्माण कहाँ पर होता है। अब इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में सिगरेट निर्माण कहाँ पे होता है और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है नोएडा, गाजियाबाद और मथुरा, बी है सहारनपुर और गाजियाबाद, सी है आगरा, कानपुर, गाजीपुर और डी है मुरादाबाद, अलीगढ़ और गाजीपुर। देखेंगे गाजीपुर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सिगरेट का निर्माण जो होता है वो मुख्य रूप से सहारनपुर और गाजियाबाद में होता है। यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम देखेंगे। इसमें जो है कि उत्तर प्रदेश में स्थित विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों की अवस्थिति यहाँ दी गई है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जैसे मिट्टी के खिलौने, ये आगरा इनका केंद्र है। बिस्किट, इत्र और सुगंधित तेल, दरी, गलीचा, दिया सलाई उद्योग तो मुख्यतः बरेली में है। सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो है कि कुछ कुटीर उद्योग तथा उनके केंद्रों के नाम लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए है सहारनपुर, बी है प्रयागराज, सी है कानपुर और डी है रामपुर। अब इसमें देख लेंगे ऑप्शन कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि प्रयागराज। देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है। और देखेंगे इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, प्रयागराज निर्माण प्रखंड ये सभी जो है कि प्रयागराज में ही स्थित हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड जो है ये स्थित है। तो यह जो है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। तो इसमें हम बताएंगे ए है जो है कि स्वच्छ भारत मिशन, बी है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, सी है स्मार्ट सिटी योजना और डी है डिजिटल भारत योजना। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें से कौन सी योजना जो है कि शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि डिजिटल भारत योजना। देखेंगे डिजिटल भारत को, तो डिजिटल भारत योजना जो है वो शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। इसको देखें तो डिजिटल इंडिया
जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत जो है कि 90 के दशक में ही कर दी गई थी। उसी प्रकार अन्य ऑप्शन को इसमें हम देख लेते हैं। तो अन्य ऑप्शन में हम देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन को। तो अगर हम स्वच्छ भारत मिशन को देखें तो यह जो है कि 2 अक्टूबर 2014 से लॉन्च की गई थी ये जो स्वच्छ भारत मिशन है। और इसके साथ ही साथ हम देख लेंगे अगला जो है कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो इसको हम देखेंगे तो यह कब शुरू हुई थी? यह 21 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी। इसको देखेंगे तो ये 21 जनवरी 2015 से ये योजना शुरू है। उसी प्रकार हम देख लेंगे स्मार्ट सिटी योजना को। तो ये 25 जून 2015 से शुरू योजना है। 25 जून 2015 से प्रारंभ की गई योजना है। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं कि इसमें ये जो 3 है ये जो है 3 जो है वो शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजनाएं हैं, जबकि डिजिटल भारत योजना जो है वो इसके अंतर्गत नई योजना नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? इसमें बताना है कौन सा वित्तीय समावेशन का एक उद्देश्य नहीं है। इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार, बी है कि कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, सी है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, और डी है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार। तो देखेंगे इसमें बताना है कि कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बैंकिंग संरचना को सिकोड़ना। अगर हम देखेंगे तो वित्तीय समावेशन के लिए जो है कि बैंकिंग अधोसंरचना का विस्तार करना आवश्यक है, न कि बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। तो इस प्रकार देख लेंगे। अगर वित्तीय समावेशन को देखें तो वित्तीय समावेशन जो है यह जो है कि अब तक जो लोग बैंकों से दूर रहे हैं उनको जो है कि बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और देखेंगे इसका उद्देश्य जो लोग कमजोर हैं, जो बैंकिंग से भी दूर है, उनको सस्ती दर पर उनको जो है कि बैंकिंग सुविधाएं देना, बैंक से संबंधित अन्य जानकारी देना, ये सभी जो है कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम देख लेंगे अन्य उद्देश्यों को। तो गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, ये भी जो है कि वित्तीय समावेशन का एक उद्देश्य है। बी है कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये भी सही है। और डी अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, ये भी वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो इसमें इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो प्रश्न ये है कि कौन सा आयु समूह, यानी किस आयु समूह के बच्चे जो हैं वो सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र हैं। और इसमें ऑप्शन ए है 4 से 12 वर्ष, बी है 5 से 15 वर्ष, सी है 6 से 14 वर्ष, और डी है 5 से 16 वर्ष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 6 से 14 वर्ष। देखेंगे 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को 8वीं तक निशुल्क एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु जो है कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो 2000 से 2001 में जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगर हम इसको यदि हम अगर देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान को, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि के लिए जो है भारत का एक ये प्रमुख कार्यक्रम है। और भारत के संविधान के अंतर्गत अगर हम देखें तो भारत के संविधान में देखेंगे 86वां संविधान संशोधन को। तो इस 86वां संविधान संशोधन 2002 अगर इसको देखें तो इसके द्वारा जो है कि अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष की अवस्था, यानी कि जो बच्चे जो है कि 6 से 14 वर्ष की आयु में आते हैं उन बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो देखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जो है कि
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, इसको जो है कि एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 जो उसकी धारा है में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन। तो ऑप्शन है चेलैया समिति, बी है केलकर समिति, सी है शोम समिति और डी है रंगराजन समिति। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केलकर समिति। देखेंगे भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में जो है उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश जो की गई थी वो डॉक्टर विजय केलकर के नेतृत्व में गठित जो है केलकर समिति, डॉक्टर विजय केलकर के नेतृत्व में जो है केलकर समिति का गठन किया गया था और ये इसी से संबंधित है। तो इस प्रकार हम अन्य ऑप्शन को भी देख लेंगे। इसमें हम देख लेंगे सबसे पहले चेलैया समिति को। तो चेलैया समिति जो है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित है। देखेंगे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित है। अगला हम देख लेंगे शोम समिति को। तो यह जो है कि टैक्स प्रणाली को सरल बनाने से संबंधित है। देखेंगे टैक्स प्रणाली को सरल या फिर आसान बनाने से संबंधित है। अगला हम देख लेंगे रंगराजन समिति। तो यह जो है कि गरीबी मापन प्रणाली की समीक्षा से संबंधित है। गरीबी मापन प्रणाली से ये संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? तो इसमें हम देख लेंगे ए जो है NMDC का, बी है जो है कि NHPC का, सी है BHEL का तथा डी है NTPC का। NTPC का। तो इसमें ये ऑप्शन देख लेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि NTPC का। देखेंगे अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, यह जो है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC का जो है कि एक संयुक्त उपक्रम है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे। इसमें अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखेंगे इनको देखना है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है गरीबी हटाओ, दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और तीसरा है हरित क्रांति का प्रारंभ। अब प्रश्न है कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए और इसमें कूट दिए गए हैं तो इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। इसमें हो जाएगा ए 1 2 3, बी है 3 2 1, सी है 2 1 3 और डी है 3 1 2। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देख लेंगे ये कैसे सही है। ऑप्शन नंबर बी इसमें कैसे सही हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था देख लेंगे 1966-67 में जो है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था और जो है कि इसके जनक जो माने जाते हैं वो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये देखेंगे 1966-67। अगला है जो है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था। 19 जुलाई 1969 को जो है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहला है गरीबी हटाओ। तो इसमें देखेंगे गरीबी हटाओ जो किया गया था तो यह जो है कि 1971 जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि 3 2 और 1, यानी कि सबसे पहले हरित क्रांति 1966-67, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण
1969, और इसमें पहला हो जाएगा 1971 में गरीबी हटाओ, जिसे का नारा जो दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1978 तक चली थी, उसमें जो है कि ये इस पर प्रमुख जोर दिया गया था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है 2011। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो देखेंगे राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी NLRMP जो है इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2008। देखेंगे वर्ष 2008 में जो है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसका प्रारंभ किया गया था, तथा इसका उद्देश्य जो है वो भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण तथा हम इसमें देख लेंगे जो संपत्ति संबंधी जो विवाद है उनको घटाना तथा भूमि अभिलेखों का रख रखाव करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसको जो है कि वर्ष 2008 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो देखेंगे इसमें से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है, और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसमें बी दिया हुआ है नाबार्ड, सी है कृषि लागत एवं कीमत आयोग और डी है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा देख लेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग। देखेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है वो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का जो है एक संलग्न, दोनों का जो है कि एक संलग्न कार्यालय है, और यह आयोग जो है कि जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। अगर हम देखें तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी जो है कि संस्तुति उसी के द्वारा की जाती है, तथा इस आयोग के द्वारा अगर हम देखेंगे तो 22 प्रमुख जो फसल है और उसमें +1 कर लेंगे, यानी कि 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखेंगे निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन जो अध्याय है, जो नया चैप्टर है उसको जोड़ा गया? तो इसमें हम देख लेंगे ए है जो कि 2004-05, बी है 2011-12, सी है 2012-13 और डी है 2013-14। तो देखना है कि किस आर्थिक सर्वेक्षण में, किस इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार जो है कि धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जो है ऐड किया गया, और इसमें हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 में जो है पहली बार नवीन अध्याय धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, इसमें हम देख लेंगे निम्नलिखित को सुमेलित करें। अब इसको हम यहाँ देखेंगे, इसमें जो है कि सूची 1 ऐसे दी हुई है। सूची 1 में जो है दिया गया है WTO, IMF, सार्क और IDA, और सूची 2 इसमें दी हुई है इनसे संबंधित चीजों को, और इसमें जो है कि सुमेलित करना है। तो इस प्रकार सबसे पहले दिया हुआ है इसमें WTO, इसको हम ऐसे देख लेंगे, ऐसे हम इसको देख लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है WTO। तो WTO जो है
WTO किससे सुमेलित हो जाएगा? इसमें पहला दिया हुआ है भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना, और इसमें हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा दिया हुआ है कि सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना, तीसरा है नम्य ऋणों की स्वीकृति, और चौथा है कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। तो देखेंगे WTO इसमें किससे सुमेलित हो जाएगा? तो यह जो है कि सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना, यानी कि यह जो है WTO जो है वो जो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है उससे संबंधित हो जाएगा। उसी प्रकार हम IMF को देख लेंगे तो यह जो है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना, यानी बी का जो है वो 1 हो जाएगा। सार्क को अगर हम देखें तो सार्क जो है वो दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, इसके लिए बनाया गया था, तो सार्क को हम देख लेंगे। और इसमें चौथा दिया हुआ है IDA, तो IDA जो है कि नम्य ऋणों को स्वीकृति देना, ये उससे संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार कूट को अगर हम देख लें तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? देखेंगे इसमें जो है सबसे पहले हम WTO को देख लेंगे, यानी A का 2, उसी प्रकार हम IMF को देख लेंगे, B का 1, यानी A का 2, B का 1, तो देखेंगे A का 2, B का 1, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि B का 1 जो ऑप्शन है वो केवल इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर जो C है उसमें है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक एक करके इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम WTO को देखेंगे, तो WTO जो है यह जो है इसको WTO को जो है कि वर्ष 1947 में संपन्न हुए, स्थापना जो हुई थी देखेंगे 1947 में गेट की स्थापना हुई थी, यानी कि जो है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी स्थापना हुई थी। इसी के स्थान पे जो है कि WTO को इसी के स्थान पर जो है अपनाया गया। दूसरा हम देख लेंगे IMF, तो हम IMF को देखेंगे तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। देख लेंगे IMF 1944 में इसकी स्थापना हुई थी तथा इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। फिर हम देखेंगे सार्क को देख लेंगे, तो सार्क जो है यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि इनको जो है कि दक्षिण एशिया देशों के आपसी सहयोग के लिए इसको बनाया गया था सार्क को। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर देख लेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? इसमें कुल 8 देशों को शामिल किया गया। इन 8 देशों को एक एक करके हम इसमें देख लेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे अफगानिस्तान को, उसके बाद हम देख लेंगे बांग्लादेश को, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, फिर हम देखेंगे नेपाल, पाकिस्तान तथा लास्ट में हम देख लेंगे श्रीलंका। तो इस प्रकार इसमें कितने देश हो गए सार्क में कुल 8 देश हैं, 8 कंट्रीज हैं इसमें। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये कुल 8 देश जो हैं इसमें शामिल हैं। उसी प्रकार हम देख लेंगे सार्क की जो स्थापना देख लेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई। तो सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को की गई। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 यानी 1985 को इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह यानी SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है RRB, ऑप्शन सी है व्यापारिक बैंक और ऑप्शन डी है सहकारिता
बैंक। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नाबार्ड। देखेंगे जो है एसएचजी को अगर हम देखें तो यह जो है कि बैंक लिंकेज कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो 1992 में जो है कि नाबार्ड के पहल पर हुई थी। देखेंगे नाबार्ड के पहल पर हुई थी और इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन किया गया था वो व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक द्वारा किया गया था। तो अगर हम नाबार्ड को देखें तो नाबार्ड के पहल पर जो है इसको कार्यान्वित किया, इसकी स्थापना, जबकि ये जो है नाबार्ड जो है इसके बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, यहाँ एक और चीज देख लेंगे, नाबार्ड को देख लेंगे, नाबार्ड की स्थापना। यहाँ देख लेंगे नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड की स्थापना जो है कि 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको हम नाबार्ड को अगर हम देखें तो इसको हिंदी में देख लेंगे, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक इसका नाम हो जाएगा, तथा इसकी स्थापना जो हो जाएगी वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसमें हम देखेंगे ए है औद्योगिक वित्त, सिडबी से संबंधित है। बी है सामाजिक सुरक्षा उपाय भारतीय निर्माण। सी है ग्रामीण साख नाबार्ड से। और डी है ग्रामीण रोजगार SJSRY से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यानी इसमें से ये जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। अब हम इसमें देख लेते हैं। तो देखेंगे SJSRY यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है वो शहरी बेरोजगारों तथा अल्प रोजगारों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ की गई है, ना कि ग्रामीण रोजगारों को। तो ये जो है शहरी बेरोजगारों के लिए है, ना कि ग्रामीण रोजगार से संबंधित है। तो यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। बाकी को देखेंगे तो बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगला है, अगला देख लेंगे। देखेंगे हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं शती में प्रारंभ की गई थी। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 5वीं दशक के दौरान, बी है 6वीं दशक के दौरान, सी है 60वें दशक के दौरान और डी है 8वें दशक के दौरान। तो देखेंगे हरित क्रांति जो थी वह जो है कि 20वीं सदी में कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 6वें दशक के दौरान जो है 1966-67 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और सबसे पहले अगर हम देख लें तो 1950 के दशक में जो है, सबसे पहले से देखेंगे तो 1950 के दशक में मैक्सिको में देख लेंगे, मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से जो है कि बौने गेहूं का उत्पादन प्रारंभ हुआ। नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से जो है बौने गेहूं का उत्पादन प्रारंभ हो गया था, तथा भारत में पैदा होने वाली लंबी किस्में जो है उसके आधे से भी कम पैदावार देती थी उस समय। तो देखेंगे 1960 के दशक में भारत सरकार की मंजूरी के बाद जो है मैक्सिको से अर्ध बौने मूल के गेहूं का आयात संभव हुआ, तथा उसी के अंतर्गत देखेंगे 1966, 67, 68 में जो है जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था गेहूं का वो 170 लाख। हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति के दौरान अगर हम देखें तो 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। तो इस प्रकार हम देख लेंगे तो हरित क्रांति जो शुरू हुई थी वो 6ठे दशक के दौरान जो है शुरू हुई थी। अब हम देख लेते हैं भारत में हरित क्रांति को। तो भारत में जो है कि हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो MS स्वामीनाथन
को माना जाता है तथा हम उसमें देखेंगे इन्हीं के नेतृत्व में जो है कि भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी और इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 1966-67 या फिर 1968 में जो है कि हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रकार हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार निहित हैं जो कि अब इसमें देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किन बच्चों के अधिकार को निहित किया गया है। तो पहला है प्राथमिक स्तर तक के, बी है माध्यमिक स्तर तक के, सी है उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के और डी है स्नातक स्तर तक के। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो माध्यमिक स्तर तक के बच्चे हैं उनको जो है कि इसमें शामिल किया गया है। अगर हम देखेंगे तो संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम देख लेंगे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, तो इसके द्वारा जोड़े गए मौलिक अधिकार में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, यानी आर्टिकल 21A इसमें जोड़ा गया और इसके अंतर्गत प्रावधान है कि जो राज्य है वो कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को जो है कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करेगा तथा इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया और इसके अंतर्गत जो है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा दिलाने से ये संबंधित है। फिर हम मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। मौलिक अधिकार को इसमें शामिल किया गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके अंतर्गत जो है कि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A जो है जोड़ा गया। अब मौलिक अधिकारों को देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ दिए हुए हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 जो है कि वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है और 21 आर्टिकल से 12 से 35 अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकार इसमें दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम ये कब पारित हुआ था? और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2007 और ऑप्शन डी है 2011। अब इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2008। देखेंगे भारत में कामगारों की एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इसके बावजूद जो है कि इस क्षेत्र में बहुत कम श्रम कानून होते थे, इसीलिए जो है कि श्रमिक दयनीय दशा तथा जो रोजगार की अनिश्चितता है तथा जो वेतन की अनिश्चितता है, इसको ध्यान में रखते हुए 2008 में जो है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ए है जो है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, बी है सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन, सी है साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना और डी है फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। तो इसमें जो है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कौन सा उद्देश्य नहीं है और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन सी को, यानी साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। देखें अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को, तो इसका उद्देश्य जो है साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना नहीं है। देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यह जो है कि केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जो है इसमें 29 राज्यों के 663 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। देखेंगे इसमें 29 राज्यों के 638 जिलों को जो है इसमें शामिल किया गया है तथा इसमें देखेंगे कि इसमें चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज का उत्पादन को बढ़ाया जाने की बात इसमें की गई है। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे कि इसमें क्या नहीं आता है, इसमें कौन सा ऑप्शन इसके उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
अगला प्रश्न है कि 19 नवंबर निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? और ए है विश्व हरित दिवस, बी है विश्व निर्धनता दिवस, सी है विश्व शौचालय दिवस और डी है विश्व स्वच्छ जल दिवस। तो 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को जो है कि विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही हो जाएगा। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व निर्धनता दिवस या गरीबी उन्मूलन दिवस इस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है तथा विश्व जल दिवस या फिर विश्व स्वच्छ जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे 19 नवंबर को जो है कि विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब इसमें देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलान करना है। इसको देख लेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है खाद्य उत्पादन वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादन, मत्स्य पालन और उर्वरक। देखेंगे ये किस क्रांति से ये संबंधित है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है खाद्य उत्पादन वृद्धि। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि मतलब वही हरित क्रांति, यानी ए का इसमें 1 हो जाएगा। देख लेंगे इसको, ए का इसमें 1 हो जाएगा। दूसरा है पेट्रोलियम उत्पादन। पेट्रोलियम उत्पादन को इसमें हम ऑप्शन से ही समझ सकते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन जो हो जाएगा वो काली क्रांति से संबंधित हो जाएगा। मत्स्य पालन को हम देखेंगे तो मत्स्य पालन को नीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा और उर्वरक का उत्पादन जो होता है यह जो है भूरी क्रांति के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए का 1, बी का इसमें हो जाएगा 3, तो ए का 1, बी का 3, सी का हम इसमें देख लेंगे तो सी का हो जाएगा 2 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 1 जो है वो सही हो जाएगा। कुछ और इसमें हम देख लेंगे, कुछ और क्रांतियों को हम इसमें देख लेंगे। तो यहाँ हम इसको देख सकते हैं, इसको अलग से हम इसमें देख लेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं स्वर्ण क्रांति, देखेंगे स्वर्ण क्रांति ये संबंधित हो जाएगी फल उत्पादन से। उसी प्रकार हम देख लेंगे गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति ये संबंधित हो जाएगी झींगा उत्पादन से। आगे हम देखेंगे गोल क्रांति, ये जो है कि आलू के उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। इसमें अन्य को भी हम देख लेंगे। देख लेंगे इसमें हम पीली क्रांति, पीली क्रांति संबंधित हो जाएगी दलहन से। पीली क्रांति हो जाएगी तिलहन से, दलहन से। उसी प्रकार हम देख सकते हैं लाल क्रांति को, लाल क्रांति संबंधित इसमें हो जाएगी यह जो है कि टमाटर के उत्पादन से संबंधित हो जाएगी, मांस के उस उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। उसी प्रकार श्वेत क्रांति को देख लेंगे तो श्वेत क्रांति जो हो जाएगी वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से, पीली क्रांति दलहन तिलहन, लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस तथा श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, देखेंगे ट्राइसेम जो है वो एक कार्यक्रम है और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन इसमें ए है ग्रामीण विकास का, बी है शहरी विकास का, सी है औद्योगिक विकास का और डी है सुरक्षात्मक विकास का। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ट्राइसेम को देखें तो यह जो है कि ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही हो जाएगा। देखेंगे ट्राइसेम ट्राइसेम यानी कि ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस योजना को जो है 1979 में लॉन्च किया गया था तथा देखेंगे इस योजना को तो यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जो है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको जो है कि स्वरोजगार के लिए
कुशल बनाना है और इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो युवाओं में युवाओं में देख लेंगे जो कि 18 से 35 वर्ष तक के जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी की समस्या का निदान करना था। तो ट्राइसेम को देखेंगे तो ये ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज योजना जो है वो किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो इसमें ऑप्शन है ए साक्षर भारत, बी है सर्व शिक्षा अभियान, सी है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और डी है कौशल भारत योजना। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। देखेंगे माध्यमिक स्तर पर जो है विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना जो शुरू की गई है, विकलांगों के लिए जो समावेशी शिक्षा योजना शुरू की गई है यानी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल एंड सेकेंडरी स्टेज, इसको जो शुरू की गई है यह जो है कि 2009-10 से इसको प्रारंभ किया गया है। इस योजना का प्रारंभ जो किया गया है वो 2009-10 से जो है इसका प्रारंभ किया गया है। देखेंगे इसमें जो कक्षा 9 से 12वीं में पढ़ने वाले निःशक्त बच्चे जो हैं उनके समावेशी विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। वहीं हम देखेंगे तो वर्ष 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस योजना को शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे, अगला है ई बीज संबंधित है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, बी है वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, सी है विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार या फिर प्लेटफॉर्म से और डी है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार या फिर प्लेटफॉर्म से। तो ई बीज देखेंगे वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म से। देखेंगे ई बीज एक गवर्नमेंट टू बिजनेस वेब पोर्टल है। देखेंगे ई बीज को, ये जो है कि गवर्नमेंट टू बिजनेस एक वेब पोर्टल है जो कि व्यवसायियों को जो है सरकार के साथ व्यापार करने में ये सरलता प्रदान करता है तथा यह जो है कि सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म है। अगर इसके देखें ई बीज पोर्टल की जो अवधारणा है वो बेंगलुरु स्थित इन्फोसिस द्वारा विकसित की गई है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ई बीज जो संबंधित है वो सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु प्लेटफॉर्म से संबंधित है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है, और इसमें हम देखेंगे ए वित्त मंत्रालय, बी है संबंधित राज्य मंत्रालय, सी है पेट्रोलियम मंत्रालय और डी है तेल कंपनियां। तो देखेंगे भारत में अब जो है कि तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तेल कंपनियां। देखेंगे कि भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण जो किया जाता है वो तेल कंपनियों के द्वारा किया जाता है। अगला हम देख लेंगे, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है ये आज का। देखेंगे कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है संसाधनों का समुचित प्रयोग, बी है उत्पादकता में वृद्धि, सी है कुशलता में विकास और डी है उपयुक्त सभी। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो ऑप्शन डी जो है किसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे मानव पूंजी से आशय जो है वो तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित एवं कुशल श्रम शक्ति से होता है और मानव संसाधन को जो है कि मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी में विनियोग की आवश्यकता होती है, जिससे जो है कि उत्पादकता तथा आय में वृद्धि होती है। देख लेंगे उत्पादकता में वृद्धि होती है। वहीं हम देखेंगे शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा कुशलता प्राप्त होती है, यानी कुशलता में भी विकास होता है और इसके द्वारा जो है कि संसाधनों का समुचित प्रयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे उपयुक्त तीनों इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।